हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी का स्टेम क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले ये एक शानदार सा सेशन आपके लिए, जिसमें आपको 12th बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। अपने पास में टॉपिक रहेगा पहला चैप्टर, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेशन से जो भी एमसीक्यूज आप पढ़ोगे वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखाई देगा। यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, तो बिल्कुल सेशन के अंत तक बने रहिएगा। रफ नोटबुक पेन लेकर के जरूर बैठ जाइएगा। बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं यदि आप लिखेंगे तो चलते हैं आज के सेशन में। पहले क्वेश्चन का धमाका कर देते हैं। और आपके सामने एक शानदार सा रसगुल्ला मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील भाग एरिल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखा गया। आपको ये बताना बच्चों कि जो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें खाने योग्य भाग एरिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? एक नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ लीची, 2 नंबर में लिखा हुआ शरीफा, 3 में लिखा हुआ अनार और 4 में लिखा हुआ संतरा। कर दीजिएगा धमाका, फटाफट से लॉक कर दीजिएगा। हाँ, सेशन को थोड़ा सा हम फास्टली लेकर के चलेंगे ताकि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें और बहुत सारा कंटेंट अपन इकट्ठा कर लें, ताकि आपका टाइम भी खराब नहीं हो। तो बच्चों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको बताना है कि जो एरिल है वो किसका खाने योग्य भाग है। तो आप लॉक कर देंगे 1 नंबर ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। अब जैसे सेशन को आगे बढ़ाता हूं, आपके सामने फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक गजब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एंजियोस्पर्म कोई भी प्लांट हो, देखो क्या कह रहा है कि एंजियोस्पर्मों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आप इसको पीएमसी भी कह सकते हैं और आप इसको एमएमसी के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोस्पोरियम स्पोरेंजियम मदर सेल। सेकेंड ऑप्शन में लिखा लघु बीजाणु, और थर्ड ऑप्शन में लिखा जनन कोशिका या जननिक कोशिका, और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा कायिक कोशिका। फटाफट से लॉक कर दीजिएगा। आप कौन से ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? ये भी एग्जाम की दृष्टि से एक शानदार सा रसगुल्ला आपके सामने रखा गया। तो बच्चों याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म में यदि हम नरयुग्मक की बात करते हैं तो जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन के द्वारा वो किसके विभाजन से बनते हैं? तो आपको याद रखना है कि जनन कोशिका जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। एक धमाकेदार सेशन आज का रहने वाला है, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू दिखाई देने वाले हैं, तो बिल्कुल सेशन के अंत तक बनी रहिएगा। अब अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यदि आपने इसको रिवाइज कर रखा है, पढ़ा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना कि जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सी बात में, देखो क्या लिखा है, रुकावट पहुंचती है? सजात पुष्पी परागण को, परंतु पर निषेचन को नहीं। एकलिंगी पुष्प में कौन पाया जा सकता है, कौन नहीं पाया जा सकता? संयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को, संयुग्मन को मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं, सजात पुष्पी परागण और पर निषेचन दोनों को ही। बता दीजिएगा फटाफट से। तो बच्चों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उनमें डेफिनेटली देखो संयुग्मन को तो रुकावट मिलती है, लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं। यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यदि चैप्टर फर्स्ट की बात करूं तो इसमें परागण की घटना की यदि बात करते हैं तो तीन प्रकार का परागण देखने को मिलता है। पहला अपने पास में ऑटोगेमी आता है, संयुग्मन। उसके बाद में सजात पुष्पी परागण आता है, और अपनी किताब तीसरा लिखती है पर निषेचन, जिसको पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एकलिंगी पुष्प जो होते हैं उनमें ऑटोगेमी के अंदर वेरियर्स आता है, उसमें रुकावट होती है, लेकिन सजात पुष्पी जो परागण होता है उसमें किसी प्रकार का वेरियर्स नहीं देखने को मिलता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, जब हम बीज की बात करते हैं 2 प्रकार के बीज पढ़ते हैं। एक होता है एल्बुमिन युक्त और एक होता है एल्बुमिन रहित। सर मतलब यानी गैर एल्बुमिन और एल्बुमिन युक्त बीज होता है। इसमें अगले ने क्या पूछा कि भ्रूणपोष का उपभोग यानी कोई भाग शेष नहीं बचना चाहिए। मटर होगा, मक्का होगा, नारियल और अरंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मटर के स्थान पर आपको मूंगफली मिल सकता है, आपको चना मिल सकता है, आपको सेम मिल सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और देखो ये आपके सामने लिखा ना, मक्का, नारियल और अरंड, ये इसके करेक्ट आंसर नहीं है। आप देखिए भ्रूणपोष का उपभोग, इसमें भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष बच जाता है। तो अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
अब बोर्ड एग्जाम के लिए एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बच्चों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर बनाने की कोशिश करता हूं। जब मैं एक पोलेन ग्रेन परागकण का डायग्राम बनाता हूं, इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। बच्चों ये जो भाग देख पा रहे हो, ये परागकण का या पराग का क्या होता है, बाह्य चोल होता है, समझ पा रहे हो, और ये अंतःचोल होता है। ये जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है बच्चों। और स्पोरोपोलिनिन के बनने के कारण से उसके ऊपर एंजाइम भी काम है नहीं करता, क्योंकि देखो ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एक ऐसा मतलब पदार्थ होता है जिसको गलाने वाला एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। हाँ, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, तो आप करेक्ट आंसर देंगे किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। गजब का क्वेश्चन आपके सामने फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। देखो क्या कहता है कि बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या कहलाता है, यानी फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है उसका, यानी वो क्या करता है, उसका वाक्य पूछा, उसका कार्य पूछा है। बच्चों परागनली को खोल देता है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। परागनली को सहायक कोशिका से अंड कोशिका में जाने को दिशा देता है। देखो ध्यान से समझिएगा, तंतु में समुच्चय की बात कर रही है। फिर देखो क्या लिखा है, पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में मदद करता है। भ्रूण कोश के भीतर एक से अधिक पराग नलिका के पराग नलिका को प्रवेश नहीं करने देता है। बताइएगा इनमें से आपको सटीक कौन सा नजर आता है। फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, यानी तंतु रूपी जो समुच्चय होता है उसका कार्य बताइएगा। पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड कोशिका में, देखो अंड में जाने को दिशा देता है। पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश को सहायता करता है, प्रवेश में सहायता करता है। तो देखो आपको पता है कि ये क्या करता है, डायरेक्शन का काम है करता है। अगला बिल्कुल क्वेश्चन देखो कितना गजब का है। उन पौधों में जिनके अंडाशयों में केवल एक या देखो एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं, परागकण साधारणतः किसके द्वारा होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और ये एनसीईआरटी की गजब की लाइन है। उन प्लांट की बात करना जिसके अंडाशय में या तो एक या कुछ एक ही बीजांड पाए जाते हैं, उनमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा, वायु के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा। बच्चों कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये, आपको ध्यान रखना वायु परागण होगा। और किस में पाया जाता है, ये मक्का में पाया जाता है। और मक्का को क्या लिखती है एनसीईआरटी, कॉर्न। देखो अपने मक्का जो होता है ना उसके बारे में लिखा गया भुट्टा लिखा गया, कौन क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखो कुछ पौधों में परागकण कई कई महीने तक जीवित, देखो कई कई महीने तक जीवन सक्षम बने रहते हैं। अंतःचोल सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। जब पराग दो कोशिका अवस्था में जड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है। वर्धी कोशिका जनन कोशिका से अधिक बड़ी होती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है लाडलो, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट यहाँ पर डाला गया है। देखो क्या कहता है, यानी कुछ पौधों में परागकण कई महीने तक, हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो, अंतःचोल सेलुलोज और पेक्टिन का ही बना होता है। जब पराग दो कोशिका अवस्था में जड़ते हैं तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है। देखो गलत बात, निषेचन होता है। और वर्धी कोशिका, बिल्कुल सही बात है, वर्धी कोशिका का मतलब कायिक कोशिका जो जनन कोशिका से बड़ी होती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं जैसे कड़ी को आगे बढ़ाता हूं, एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलन है। देखो केला लिखा हुआ, बैंगन लिखा हुआ, सेब लिखा हुआ, कटहल लिखा हुआ है। आपको करेक्ट आंसर देना है, यानी बिना निषेचन के कौन सा बनता है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए बच्चों, गलती मत कर देना। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनिक है। देखो ऑप्शन क्या दिए गए यहाँ पर, केला दिया गया, बैंगन दिया गया, सेब दिया गया, कटहल दिया गया। तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा केला। केला यदि आपको नहीं मिलता तो ऑप्शन में क्या मिल सकता है, संतरा मिल सकता है, ये बात भी ध्यान रखना है। पपीता मिल सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है सर, तो आपको यहाँ पर नाशपाती मिल सकता है, बिल्कुल। और क्या मिल सकता है, तो अनानास भी मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल है ना। अनिषेक फलन इसके अंदर देखने को मिलता है, बिना निषेचन के फल का विकास से हो जाना। ठीक है, अब चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों एक फिर से एक धमाकेदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। प्राकोष के स्फुटन में टेपिटम सहायता करता है, बिल्कुल पहला ही गलत है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपको पता है कि टेपिटम का काम होता है विकसित होते प्राकण को पोषण देना।
प्राकण की बाह्य चोल स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जातियों के प्राकण गंभीर प्रत्युर्जा यानी एलर्जी पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्रव्य नाइट्रोजन में भंडारित प्राकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं, सारे हैं, पहला यहाँ पर गलत है। बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों देखो क्या कहता है कि देखो क्या लिखा मैंने, जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों यहाँ पर वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ भी लिखा मिल सकता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। पक्षी, चमगादड़, जल, कीट या पवन। देखो कीट या पवन नहीं करना आपको, कीट वह हवा करना है, ठीक है ना, वो या वायु कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन या नहीं वह करेंगे। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। याद रखना वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ में कीट और हवा के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है। कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देना चाहता है, किसका रट्टा लगाया, और फटाफट से आंसर दीजिएगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं एमएमसी, यानी इसको क्या पढ़ा जाता है, ध्यान से देखना, मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम सेल कहा जाता है, ठीक है ना, मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल कह सकते हो इसको। गुरु बीजाणु होगा यानी मेगा स्पोर होगा। अब गुरु बीजाणु धनी और गुरु बीजाणु पर्ण होगा। तो बच्चों याद रखना, ये जो बीजांड होता है वो किसके समतुल्य होता है, तो आपको याद रखना है, यानी ये क्या हो जाता है, गुरु बीजाणु धनी। और यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है, दीर्घ बीजाणु धनी भी लिखा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। बड़ा ही बेहतरीन है, हूबहू एनसीईआरटी की लाइन है, और ये क्वेश्चन आज के ही सेशन में पहले रिपीट हो चुका है। तो बच्चों इसको बिल्कुल डेफिनेटली ढंग से पढ़ करके, ध्यान से पढ़ करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो एनसीईआरटी की डीप लाइन है, और आपको ध्यान देना है इसके अंदर किसके द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा। और वायु के द्वारा परागण किस में होता है, तो अपनी बुक की यदि बात करें तो इसमें एक ऑप्शन तो आपको लिखना है घास, याद रखना है, और प्लस आपको पता ही है दूसरा क्या है, मक्का। इन दोनों के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलेहित होता है। संलेहित का मतलब जुड़ता है, निभाग होगा, नाभिका होगा, बीजांड द्वार होगा, बीजांड काय होगा। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो क्या लिखा हुआ, नाभिका लिखा हुआ ना, और इसको आप क्या पढ़ोगे, हाइलम, क्या पढ़ोगे इसको, हाइलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी बीजांड वृंत के साथ में जुड़ता है, वहां पर हाइलम या नाभिका पाया जाता है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सेशन के अंदर एक गजब के क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें पीढ़ी दो पीढ़ी एक पीढ़ी के अंदर, देखो 2 पीढ़ी है, एक पीढ़ी दूसरे के अंदर पाई जाती है। देखो प्राकोष के अंदर प्राकण बिल्कुल पाया जाता है, 2 नरियुग्मक वाली अंकुरित प्राकण बिल्कुल नहीं है, फल के अंदर बीज बिल्कुल नहीं है, बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोष का फल पाया जाता है। देखो फल ये ऐसा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है, देखो भ्रूणकोष, ये इतना इतना मैं काट रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसके अंदर ए और डी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी तो बिल्कुल सही है, प्राकोष के अंदर क्या है भाई, परागकण है, डेफिनेट है, और बीजांड के अंदर क्या हो गया, भ्रूणकोष हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गजब सा क्वेश्चन आपके सामने, परिपक्व अवस्था में प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चों याद रखना, ये आपके पास में बना देते हैं एक सिंपल सा भ्रूणकोष का डायग्राम। ऊपर 3 देखो प्रतिमुखी कोशिका है, और बीच में देखो केंद्रीय कोशिका, और यहाँ पर देखो अंड कोशिका, और ये होगी अपने पास में सहायक कोशिका। अब इसको आप काउंट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हैं और 7 कोशिका होती हैं। बिल्कुल इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष कहते हैं, क्योंकि पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम पादप में स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1879 के अंदर इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चीरकालीन श्वसन विकार उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से, अस्थमा, श्वसनीय शोथ जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, दोनों होंगे, या फिर वात स्फीति यानी एम्फीसीमा होगा। तो बच्चों याद रखना, कुछ परागकण ऐसे होते हैं पौधे के, व्यक्ति के अंदर एलर्जी पैदा करते हैं, और चीरकालिक का मतलब होता है लंबे समय से होने वाले श्वसन विकार का रूप ले लेते हैं। उसमें एक तो अस्थमा हो जाता है, एक श्वसनीय शोथ हो जाता है। तो आप यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोनों, ठीक है ना, ये दोनों ही सही है। ध्यान से पढ़ के जाना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं, परागकण के बारे में क्या है, परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी की हूबहू लाइन आपके सामने है।
प्राकरण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्कुरूपी होती है और घने जीवद्रव्य वाली होती है, वो कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका, नाल कोशिका या सभी कोशिकाएं? दीजिएगा करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है, तो याद रखना बच्चों, जनन कोशिका छोटी और तर्कुरूपी होती है जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। तो यहाँ पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और आपके सामने बड़ा गजब का क्वेश्चन है। देखो, स्त्री केसर का वह भाग जो प्राकरण के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। गजब का ही नहीं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यह आपके सामने डायग्राम है स्त्री केसर का। बिल्कुल देखो, इसका ऊपर का फूला हुआ भाग वर्तिकागर, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो बच्चों क्या कहना चाहते हैं, यहां पर देखो आकर के प्राकरण इस भाग पर टिकते हैं, गिरते हैं, तो ये अवतरण मंच का काम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी की बड़ी गजब की लाइन है, याद रखना बोर्ड स्टूडेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा, स्त्री केसर का वह भाग जो प्राकरण के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है वह है, तो आप लिखोगे इसके अंदर स्टिग्मा यानी वर्तिकागर लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निलंबक का कार्य बताना है। अब देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, निलंबक का कार्य बताना है। तो बच्चों देखो, आपको पता है निलंबक की जब बात करते हैं तो अपने पास में ये आपको पता है ना, ये निलंबक बन जाता है ना, और ये इस प्रकार से निलंबक बन जाता है। ध्यान से समझना, ये निलंबक क्या काम करता है, भ्रूण को भ्रूणपोष की गहराई में धकेल कर पोषण प्रदान करने का काम करता है। 3 नंबर ऑप्शन के पास में चले जाना आप। तो किसके पास में जाओगे, 3 नंबर ऑप्शन। देखो, जब भ्रूण डेवलप होता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है, तो उसको भ्रूणपोष की गहराई में धकेलने का काम किसका होता है, इस निलंबक का होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के स्तर के नीचे होता है। देखो बीज पत्रों के नीचे स्तर होता है। आपको भ्रूणीय अक्ष का बात बताना है, तो देखो सीधा सीधा पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, बीज पत्राधार। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, बीज पत्राधार। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, कुछ बीजों में बीजांड शेष रह जाता है। अब इसका करेक्ट आंसर देखता हूं, सबसे पहले कौन देने की कोशिश करता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें बीजांडकाय का कोई भाग शेष रह जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रशल्क कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे, टिगेलम कहेंगे, पेरिस्पम यानी प्री भ्रूणपोष कहेंगे। तो बच्चों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने रखी जा रही है और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम पेरिस्पम के नाम से जानते हैं, प्री भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें बीजांडकाय का शेष भाग रह जाता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्री भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब ये होता किसमें, इसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, प्री भ्रूणपोष निम्न में से किस में देखने को मिलता है, चुकंदर, काली मिर्च या इन दोनों में, या फिर सभी एंजियोस्पर्म प्लांट के प्री भ्रूणपोष में देखने को मिलता है, या ऐसा देखने को मिलता है बीजांडकाय में। बच्चों याद रखना, ये जो प्री भ्रूणपोष होता है एक तो चुकंदर में और एक काली मिर्च में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अपने पास में देखो यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा ना, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, दोनों हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही है ना, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कड़ी को आगे जैसे ही बढ़ाता हूं तो आपके सामने गजब का क्वेश्चन है जिसमें आपको स्किल पावर को यूज करना है और आप इसका करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो कि कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है, कैसा प्लांट दे रखा है आपको, एंजियोस्पर्म प्लांट दे रखा है, ठीक है ना, और इसकी बीजांडकाय कोशिका में गुणसूत्र नंबर दे रखे हैं आपको 24। तो बच्चों सीधा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो इसकी बीजांडकाय कोशिका होती है वो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। तो आप लिखोगे 2n बराबर का 24, एन का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, एन का मान तो आ जाएगा 12। चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला कि प्राकरण में बताओ, तो प्राकरण खुद क्या होता है, अगुणित। तो देखो यहाँ पर 2 जगह लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन तो डिलीट कर दो। फिर इसने पूछा भ्रूणपोष, तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और प्राकरण कैसा हो गया, अगुणित, ठीक है ना। तो देखो त्रिगुणित यहाँ पर, इसका मतलब उसमें 36 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में देखो सेकंड में, तो आपका करेक्ट आंसर तो आ गया। फिर भी देखो अपन बात करते हैं एम्ब्रियो लिखा भ्रूण, और भ्रूण में देखो कोशिका कैसी होती है, भ्रूण की कोशिका द्विगुणित होती है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 24। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो सेशन को आगे बढ़ा देता हूं, एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, पुष्प का अनिवार्य चक्कर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर लिखा होता है। तो देखो बच्चों, एक तो पुमंग और एक जायांग, ये तो पुष्प के होते हैं अनिवार्य चक्कर, और सहायक चक्कर में दलपुंज और बाह्य दलपुंज आता है। तो मैं सीधा जा रहा हूं करेक्ट आंसर के पास में, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है, स्पोरोपोलिन किस में पाया जाता है, बाह्य चोल में। तो करेक्ट आंसर दीजिएगा 1 नंबर ऑप्शन बाह्य चोल में। अगला क्वेश्चन, आवर्तबीजी पादपों में देखो इसका
आंसर वही देगा जो एनसीईआरटी और नोट्स को डीप पढ़ता है, बिल्कुल वही दे पाएगा। बहुत समझ वाला क्वेश्चन आपके सामने। आवर्तबीजी प्लांट में लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है। पुमंग होगा, प्राकोष होगा, पुतंतु होगा, पुंकेसर होगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा। बच्चों याद रखना, लघु बीजाणु पर्ण की बात कर लेना तो आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब देखो सेशन के साथ में ही अगला धमाकेदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, प्राकोष में अंतः स्तर किसका बना होता है। तो देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी कार्य पूछा इसने। देखो प्राकोष के अंतः स्तर का, देखो प्राकोष में अंतः स्तर का कार्य। अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपके सामने एक प्राकोष का डायग्राम है, मोबाइल स्क्रीन पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बनाया, इसके अंदर 4 स्तर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाह्य स्तर इसका एपिडर्मिस होता है, उसके बाद में आ जाता है देखो एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडल लेयर, और सबसे अंदर की ओर पाई जाती है अपने पास में आंतरिक परत। इसको आंतरिक स्तर कह सकते हैं हम, और इसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं। और टेपिटम का काम होता है पोषक पदार्थ देने का। तो देखो यहाँ पर टेपिटम नहीं लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अंतः स्तर का मतलब ही क्या होता है, टेपिटम होता है, और टेपिटम का काम होता है पोषण देना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। एम्ब्रियो यानी भ्रूण करेगा, एम्ब्रियो से एक भ्रूणकोष करेगा, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष करेगा, या जायांग करेगा यानी गाइनोसियम करेगा। ये ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना मादा युग्मकोद्भिद का निरूपित कौन करता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में भ्रूणकोष। अब आपको कमेंट में ये बताना है, यदि मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूणकोष निरूपित करता है तो नर युग्मकोद्भिद का यानी मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इसका तो मैं करेक्ट आंसर दे रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन होगा, लेकिन अब ये तो फीमेल का है, आपको मेल का कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केलेज एंजाइम जो चतुष्क की केलोज को घोल देता है जिससे चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैं डायग्राम के माध्यम से इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार से देखो लघु बीजाणु बन जाते हैं। ये लघु बीजाणु है, 3 तो सामने दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे होता है। अब ये देखो ये जो दीवार देख पा रहे हो ना, ये किसकी बनी होती है, केलोज की बनी होती है। और इसको केलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है ये केलेज है। लेकिन अगले ने डीप क्वेश्चन पूछ लिया, ये केलेज ही किसके द्वारा बनता है। तो क्या करेक्ट आंसर दोगे, प्राकरण से बनेगा, मध्य परत से बनेगा, टेपिटम से बनेगा, अंतस्तर से बनेगा। ये आपके आउट ऑफ खोपड़ी क्वेश्चन हो गया। बच्चों याद रखना, ये भी आपको ध्यान रखना टेपिटम से, क्योंकि आपने रट्टा लगा लिया। टेपिटम का काम होता है केवल पोषण प्रदान करना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, टेपिटम तक नहीं पहुंचेंगे। बच्चों याद रख लेना, पोषण पदार्थ देने के अलावा ये केलेज एंजाइम को रिलीज भी कर देता है। 3 नंबर ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। अगला शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर होता है, पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। तो ट्रिपलेट होता है ना, यानी त्रिगुणित होगा, 3n लिखेंगे इसको। 3 नंबर ऑप्शन के साथ में जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन, देखो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक भ्रूणकोष बनाती है। अब बताओ करेक्ट आंसर दीजिएगा। आपको एक हेप्लोइड सेल के बारे में बताना है जो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है, यानी भ्रूणकोष बनाती है, एम्ब्रियो से एक। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी की बात कर रहे हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये भी एमएमसी होता है, ये माइक्रो हो जाता है, ये मेगा हो जाता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु या अक्रियाशील गुरु बीजाणु, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकणों में तापमान तथा निर्जलीकरण की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता होती है क्योंकि इनकी एक्जाइन परत का मतलब होता है बच्चों बाह्य चोल या बाह्य परत किसकी बनी होती है, क्यूटीन की, सुबेरिन की, स्पोरोपोलेनिन की, केलोज की। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि बाह्य परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। अब अगला अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है, ऑटोगेमी का क्या मतलब होता है। एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना, एक ही पादप में परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो जाना, गलत बात। एक ही पुष्प में नर व मादा जनन अंगों का पाया जाना, यह तो द्विलिंगी पुष्प को रिप्रेजेंट करता है। परागकणों का अंकुरण, गलत बात। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना सवयुग्मन या ऑटोगेमी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने, मक्का एक अच्छा उदाहरण है वायु परागण का। तो करेक्ट आंसर यही मिल गया आपको, फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चों,
यूका पादप में परागण किससे होता है? तो देखिए मधुमक्खी से होगा, तितली से होगा, प्रोनुबा मोथ से होगा या पक्षी से होगा। तो याद रखना प्रोनुबा सल्ब या मोथ कीट होती है जो इसके साथ में सहसंबंध बनाती है, सह जीवन यापन करने की कोशिश करती है और इसके साथ में ही रहती है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, भ्रूण किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? देखो भ्रूण किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? परागण द्वारा, त्रिसमेकन के द्वारा, सिनगेमी के द्वारा, भ्रूणकोश में दो ध्रुवीय केंद्रकों के संगठन से। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है भ्रूण कब बनेगा? जब अंड कोशिका के साथ में एक नरयुग्मक संलिप्त हो जाता है। इसको हम सत्य निषेचन, वास्तविक निषेचन, केंद्रक संलयन कह सकते हैं इसको हम। इसको सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला शानदार सा क्वेश्चन देखो, निषेचन के बाद बीजांड के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है? बाहरी का मतलब है बाह्य आवरण से। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है भैया। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है? टेस्टा बनेगा, टेगमेन बनेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण हो जाता है? टेस्टा का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूणकोश की किस कोशिका में से होकर प्रागनलिका भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है? अंड कोशिका, केंद्रीय कोशिका, अपाती सहायक कोशिका, अपरासित सहायक कोशिका। ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो प्रागनलिका होती है वो सहायक कोशिका से होती हुई अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन वो सहायक कोशिका जो होती है वो डिजनरेट होती हुई होती है, यानी टूटती हुई अपरासित सहायक कोशिका होती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या की व्यवस्था क्या है? तो एक बार फिर से डायग्राम बना लो। ये आपके सामने 3 यहाँ पर होते हैं जिसमें प्रतिमुखी कोशिका, और ये 2 बीच में हो गए और 2 ये इस प्रकार से। तो व्यवस्था किस प्रकार की हुई? 3 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दाने में भ्रूण का एकल बीज पत्तर किसका परिदृश्य है? अब ये लाइन देखो, ये टफ लैंग्वेज है। यदि सीधा पूछा, देखो धाने का मतलब देखो सीधा याद रखना बच्चों, एक बीजपत्री प्लांट की बात करें, किसकी बात करें? मोनोकोट प्लांट की बात करें, एक बीजपत्री की, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है उसका जो बीज पत्र होता है वो स्कूटेलम कहलाता है, या बच्चों क्या कहलाता है? प्रशल्क कहलाता है, या क्या कहलाता है? वरुथिका कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस पहले सेशन के अंदर बोर्ड एग्जाम का जो एक नया सीरीज स्टार्ट किया उसमें पहला चैप्टर आपको देखने को मिला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के रूप में देखने को मिले जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विश्वास के साथ में सेशन के साथ में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि आप एग्जाम तक कम से कम भी 20-25 मिनट भी आप जुड़ते हैं, आप स्पीड बढ़ाकर के वीडियोस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे जो एग्जाम में हूबहू छपता हुआ दिखाई देगा। पूरे में से पूरा नंबर लाने का आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। इसी प्रकार के शानदार सेशन के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।